हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मौजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल हमने अपनी क्लास में डेवलपमेंट के बारे में जाना था। डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में हमने जाना था कि विकास जो है गर्भ से लेकर के कब्र तक होने वाली एक प्रक्रिया है। ये एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। वृद्धि इसी के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि वृद्धि और विकास के बारे में हमने जाना था। और ये भी हमने जाना था कि विकास में कौन कौन सी चीज़ें तत्व शामिल हैं। तो एक आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, एस फॉर सोशल सामाजिक और ई फॉर आ जाएगा इमोशनल। ठीक है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामवेगिक विकास। ये सब विकास के क्षेत्र हैं। इनको आपको याद रखना है, इनको अच्छे से याद रखना है। विकास में आने वाले परिवर्तन स्थायी हैं, इन परिवर्तनों को पीछे नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है। किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तन को विकास में शामिल नहीं कर लिया जाएगा। यानी कि कोई डिसीज़ हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो उससे कुछ परिवर्तन हमारी बॉडी में आए या फिर हमारे मस्तिष्क में आए या फिर किसी भी तरीके से आए, क्योंकि विकास कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे शरीर से ही यानी हमारी आनुवांशिकता से ही रिलेटेड है। हमारी ये वृद्धि के अंदर आता है और वृद्धि खुद एक पार्ट है किसका? विकास का। वृद्धि खुद एक विकास का ही पार्ट है। यानी कि अगर किसी बीमारी के कारण या फिर थकावट के कारण हमारे अंदर कोई परिवर्तन आ गया तो ये नहीं कह देंगे कि इसको विकास हो गए, विकास में नहीं शामिल किया जाएगा। ये एक सतत है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विकास में क्या शामिल है? वृद्धि, परिपक्वता और सीखना यानी कि लर्निंग, परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन और सीखने को आप जानते हैं लर्निंग, मैच्योरेशन यानी कि मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता के बारे में मैंने आपको कल बताया था। परिपक्वता क्या था कि हमारे आनुवांशिक गुणों का अच्छे तरीके से पूरे कंप्लीटली प्रकट हो जाना ही मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता कहला रहा था। और वृद्धि क्या था? हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सब वृद्धि यानी कि ग्रोथ के अंतर्गत आ रहा था। और सीखना होता है लर्निंग बहुत तरह से हो रही है, विद्यालय में जाकर हो रही है, हमारे घर में हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आस पड़ोस से सीख रहे हैं, अपने सहपाठियों के साथ सीख रहे हैं और अपने साथियों के साथ सीख रहे हैं। मतलब हमारा जो भी समाजीकरण है उससे भी हम सीख रहे हैं, बुक से सीख रहे हैं। तो लर्निंग की भी कोई लिमिट नहीं है। व्यवहार में जो लाया जाने वाला परिवर्तन है, कहने का मतलब यही था कि हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाए वो अधिगम कहलाएगा यानी कि लर्निंग कहलाएगा। आपने कोई नॉवेल पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, क्योंकि आपने वहाँ से कुछ सीखा, अच्छी चीज़ें सीखी, बुरी चीज़ें सीखी, कुछ भी सीखा, लेकिन आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में चेंज आया, परिवर्तन आया, तो वहाँ पर ये बोला जाएगा कि आपने लर्निंग की है, आपका अधिगम हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि व्यवहार में लाया जाने वाला जो भी परिवर्तन है वो आपका अधिगम यानी कि लर्निंग के अंतर्गत आएगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास असतत प्रक्रिया है और जिन्होंने भी स्टेजेस दी हैं विकास की। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि विकास क्या सतत, निरंतर, लगातार। सतत का मतलब है लगातार, एक तरीके से निरंतर। ठीक है, और असतत का है मतलब लगातार नहीं हो रहा है जो प्रोसेस, यानी कि विकास के कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए तो आपको हमेशा कॉन्टिन्यूअस पे लगाना है।
कॉन्टिन्यूअस, सतत पे ही लगाना है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का, कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि विकास एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि असतत प्रक्रिया है। और वो मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? जिन्होंने भी स्टेजेस दी हैं, जिन्होंने भी जीन पियाजे वगैरह, जीन पियाजे ने स्टेजेस दी हैं, जिन्होंने भी स्टेजेस दी हैं ना, उन्होंने विकास को असतत माना है, उन्होंने विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस मान लिया है। ये दो डायग्राम हैं, छोटे से बने हुए हैं। एक में आप देख रहे होंगे स्टेप बने हुए हैं, जीने की तरह, सीढ़ी की तरह, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से स्टेजेस हैं, पहले फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ये असतत प्रक्रिया है, यानी स्टेजेस में अगर कोई बात करेगा तो उसका आप फिर आंसर बन जाता है कि इन्होंने जो है विकास को एक असतत प्रक्रिया माना है। लेकिन इन्फेंसी से लेकर अगर चलेंगे आप, तो ये आपका चल जाएगा एक सतत प्रक्रिया। अब एक आता है टॉपिक नमनीयता यानी कि प्लास्टिसिटी। इसका नाम प्रीवियस क्लास में भी आया था कि नमनीयता या प्लास्टिसिटी है क्या। तो ये कहने का मतलब है सीखने की क्षमता है, हमारे अंदर सीखने की कितनी क्षमता है, वही हमारी नमनीयता है। नमनीयता यानी कि प्लास्टिसिटी। विकास की प्रकृति में लचीलेपन ही नमनीयता कहलाता है। विकास की प्रकृति में जो लचीलापन है वही क्या कहलाता है? नमनीयता कहलाता है। और सीखने की क्षमता बनी रहती है, ठीक है, सीखने की क्षमता। और एक आ जाता है नैरोप्लास्टिसिटी। नैरोप्लास्टिसिटी मतलब अनुभव। अनुभव किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो चीज़ें हमने पहले एक्सपीरियंस की होती हैं, जो करी होती हैं, उसी का हमें एक्सपीरियंस होता है, उसी का हम अनुभव कर पाते हैं। तो ये जो अनुभव हैं, ये मस्तिष्क को, मस्तिष्क से मतलब हमारी सोच को, हमारे थॉट्स को, हमारी थिंकिंग को कैसे बदल सकता है, ये नैरोप्लास्टिसिटी के अंदर आते हैं कि हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे अनुभव हैं, वो मस्तिष्क को कैसे बदल सकते हैं। अब आ जाता है ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी कि मस्तिष्क नमनीयता। तो मस्तिष्क नमनीयता दो प्रकार की है, एक आ जाती है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी और दूसरी आ जाती है फंक्शनल प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी यानी कि संरचनात्मक नमनीयता। तो संरचनात्मक नमनीयता क्या है? एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, ठीक है। ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को कौन चेंज कर सकता है? इसको कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं कि एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। और इसको भी पहले देख लेते हैं, तभी आपको दोनों एक साथ ही समझ में आ जाएंगे। प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल प्लास्टिसिटी, प्रकार्यात्मक नमनीयता, ब्रेन के किसी हिस्से में चोट लग जाने के बाद यदि ये पार्ट डैमेज हो जाए तो ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं खुद ब खुद, अर्थात विकास निरंतर चलता ही रहता है। अब पहला वाला क्या था कि संरचनात्मक नमनीयता, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, एक्सपीरियंसेस यानी कि हमारे अनुभव। अनुभव क्या होते हैं? जब हम कुछ करते हैं उसके द्वारा जो हमें सीखने को मिलता है वो अनुभव है, ठीक है, अनुभव। मेमोरीज ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंसेस, हमारे जो अनुभव हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, और जो हमारे मस्तिष्क का जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करने की क्षमता रखते हैं। और प्रकार्यात्मक नमनीयता क्या है? अगर हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में मान लेते हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है। तो अगर राइट ब्रेन में चोट लग गई और उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो गए, तो ये जो है खुद ब खुद इसका जो फंक्शन है, इसका जो कार्य है वो लेफ्ट ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये प्रकार्यात्मक नमनीयता के अंतर्गत आ रहा है और ये दोनों ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी कि मस्तिष्क नमनीयता के पार्ट्स हैं।
कौन कौन से? एक संरचनात्मक नमनीयता और एक प्रकार्यात्मक नमनीयता। एक्सपीरियंसेस तथा मेमोरीज ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, याद रखना है। ब्रेन के किसी हिस्से में चोट लग जाने पर यदि वे पार्ट डैमेज हो जाए तो ब्रेन फंक्शन दूसरे पार्ट द्वारा किए जाते हैं। विकास निरंतर चलता है, इसके बारे में अच्छे से आपको पता है। वृद्धि और विकास फिर से आ गए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक भी होती है, यहाँ पर परिमाणात्मक है, परिमाणात्मक भी होती है, जबकि विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, वृद्धि यहाँ पर योग कभी नहीं आएगा, गुणात्मक याद रखना। ठीक है, गुणात्मक, ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि विकास में जो है शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सांवेगिक, सामाजिक सब कुछ ही आ रहा है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता, इसका केवल अवलोकन किया जा सकता है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस शामिल हैं, किसमें? ग्रोथ में, और एक समय के बाद ये रुक जाती है, मैच्योरेशन पर रुक जाती है। वो समय कौन सा है? परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है, और इसमें क्या शामिल है? इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है, ये निरंतर चलता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह सब कुछ ही शामिल है। जो ग्रोथ में है वो सब विकास में है, लेकिन जो विकास में हो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रोथ में भी हो। तो विकास और वृद्धि अंधा संबंधित है, बल्कि विकास के जितने भी प्रकार थे वो सब एक दूसरे से संबंधित थे, एक दूसरे से अंतः संबंधित थे। ह्यूमन डेवलपमेंट विद चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट ये गर्भ से डेथ तक चलता है और गर्भ से एडोलसेंस तक चलता है, वयस्कता। क्योंकि हम यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट तो गर्भ से लेके एडोलसेंस यानी कि वयस्कता तक चलता है। यहाँ पर हम वयस्कता तक की ही बात करेंगे, वैसे तो विकास गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता है, लेकिन ऐसा मत लगा देना आपके ऑप्शन में ऐसा आ जाए, तो आपको लगाना वही है, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास लगातार। विकासात्मक प्रकार, डेवलपमेंटल टास्क्स। ठीक है, इनको मिलेटॉन्स भी बोला जाता है, विकासात्मक प्रकार को मिलेटॉन्स भी बोला जाता है, नाम याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? हेविंगस्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, नाम याद रखना है, हेविंगस्ट। हर एक चरण के साथ समाज द्वारा लगाई जाने वाली जो एक्सपेक्टेशन है वो विकासात्मक प्रकार के अंतर्गत आती हैं। मतलब क्या है कहने का कि हर एक चरण के साथ समाज द्वारा लगाई गई मनुष्य से, बालक से जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वही विकासात्मक प्रकार के अंतर्गत आती हैं। इस बात को कहने का क्या मतलब है? इस बात को कहने का मतलब ये है कि अब एक बच्चा 1 साल का हो गया, ठीक है, 1 साल का हो गया कोई बच्चा, कोई बालक, ठीक है, तो समाज द्वारा उससे क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जाएगी कि वो चलने लगेगा। वो एक अलग चीज़ है कि हर बच्चे का जो विकास होता है वो अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल होते ही बच्चा चलने लगेगा, कभी कभी 1 साल से पहले, कुछ समय पहले बच्चा चलने लगता है और थोड़ा बाद में भी चलता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन समाज द्वारा तो ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद उससे लगाई जाएगी कि 1 साल पर होने पर वो बालक चलने लगेगा या 6 महीने पर वो बैठने लगेगा, इस तरीके से लगाई जाएगी उससे एक्सपेक्टेशन। तो यही बात है कि हर चरण के साथ समाज द्वारा लगाई जाने वाली उम्मीदें विकासात्मक प्रकार के अंतर्गत आती हैं। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक प्रकार कहा जाता है। जो समाज द्वारा अपेक्षाएं लगाई जा रही हैं मनुष्य से, बालक से, वही विकासात्मक प्रकार के अंतर्गत आती हैं। और इनको एक और नाम से, मिलेटन्स नाम से जाना जा रहा था। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला आंतरिक कारक है, दूसरा बाह्य कारक है, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। पहला आपका आ जाता है इंटरनल फैक्टर्स,
एक क्या हो रहा है, हाँ, आंतरिक कारक कौन से हैं? बीमारी है, बुद्धि है, ग्रंथियां हैं, स्वास्थ्य है, चिंतन प्रक्रिया है। और बाह्य कारक क्या है? समाज, क्योंकि समाज भी तो विकास का ही क्षेत्र है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी, खाना, संस्कृति, ये सब समाज, संस्कृति भी एक तरीके से समाज से ही जुड़ा हुआ नाम है। वातावरण, संसाधन, ये सब बाहर है। इनके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि समाज, आर्थिक स्थिति, खाना, संस्कृति, वातावरण, संसाधन, ये सब बाह्य कारक हैं। जबकि बीमारी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही होगी ना बीमारी, ये हमारे अंदर का एक कारक है। बुद्धि, हमारी जो थिंकिंग है, माइंड, हमारा ब्रेन, ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, स्वास्थ्य, हेल्थ, चिंतन प्रक्रिया, हमारी थॉट प्रोसेस जो भी है, वो सब हमारे आंतरिक कारक के अंतर्गत आ रहे हैं। और इन आंतरिक कारक और बाह्य कारक, इन दोनों के कारण ही विकास जो है वो प्रभावित होता है। प्रभावित से मतलब ये नहीं है कि या तो अच्छा होगा, केवल अच्छा होगा, बुरे इफेक्ट भी हो सकते हैं और अच्छे इफेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों ही आ जाते हैं। विकास के मुख्य प्रकार, एक और चीज़ भी है, समाज में आप कैसे लोगों के साथ हैं? अच्छे लोगों के साथ। अच्छे से मतलब कि आप किसी ऐसे शिक्षक के साथ रह रहे हैं, मतलब शिक्षक से मिल रहे हैं, दोस्ती है आपकी, या फिर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ हैं जो आपको, जिसका रूटीन अच्छा है, टाइम पर उठता है, टाइम पर सोता है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करता है, इस तरीके से। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, मान लिया चोर के साथ आप रह रहे हैं जो चोरी करता है, आप उसके साथ आपका उठना बैठना है, आपका मिलना जुलना है, वो आपका दोस्त है, तो उस तरीके से आपके विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बुरा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव भी होगा, दोनों ही प्रकार के होंगे। विकास के मुख्य कार्य क्या हैं? विकास के मुख्य कार्य, पहला आ जाता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। इसके अंतर्गत, अब ये जो शारीरिक विकास है, इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं अभिवृद्धि भी आ जाएगी, क्योंकि शरीर से रिलेटेड थी ना ग्रोथ। मोटर डेवलपमेंट आता है, मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, नाम से ही पता चल रहा होगा, मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास, चलना, उछलना, कूदना, जिसमें भी एक्टिविटी हो रही है, जिसमें भी गति हो रही है, मोटर स्किल्स भी इसी के अंतर्गत आएंगी, जो कि आगे आने वाली हैं। मोटर डेवलपमेंट, तो मोटर डेवलपमेंट है किसका पार्ट? फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, मतलब अलग से कुछ नहीं आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा, इन्हीं का, ये जो मैंने आपको बताया, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इन्हीं के अंदर के पार्ट्स हैं ये सारे। इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब इन्हीं के अंदर के पार्ट हैं। तो पहला हमारा आया है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास के अंतर्गत ही गतिक विकास आ रहा है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट के अंदर भी कौन कौन आ रहा है? ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। फाइन मोटर स्किल्स को बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। लेग्स तथा आर्म्स की मसल्स का यूज, ग्रॉस से आप याद करिए जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी मसल्स हैं, जैसे कि आपके पैरों का चलना, ये सब, भागना, दौड़ना, आपका जंपिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, डांसिंग, ड्राइविंग, ये सब आप अपनी बड़ी आर्म से कर रहे हैं या फिर बड़े आप मसल्स के द्वारा किया जा रहा है इनको, आर्म्स और लेग्स भी इसी के अंतर्गत आ रही हैं। मसल्स के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, बड़ी मसल्स के द्वारा, वो सब आपके आ जाते हैं स्थूल गतिक कौशल में। जबकि सूक्ष्म गतिक, सूक्ष्म से आपको समझ में आ जाना चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स में कौन आ रहे हैं? तो स्मॉल मसल्स आ रहे हैं इसके अंतर्गत, स्मॉल मसल्स, ठीक है। इसमें कौन आ रहे थे? बड़े, बिग मसल्स। अब आंखें हैं हमारी, छोटी हैं, छोटी तरीके से हैं। फिंगर मसल्स भी इसी के, राइटिंग, लिखना, अभी मैं लिख रही हूँ तो ये छोटे मसल्स के द्वारा लिख रही हूँ, ये फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएगा। और स्केचिंग करना, पेन पकड़ना, पेंटिंग करना, सुई में धागा डालना, माला में मोती डालना, ड्राइंग करना, टाइपिंग करना, ये सब आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा, क्योंकि इसमें हमारी जो स्मॉल मसल्स हैं वो एक्टिव हैं। जबकि स्थूल गतिक कौशल में हमारी बड़ी वाली जो मसल्स हैं, जैसे कि हमारे पैरों की, लेग्स की मसल्स और आर्म्स की मसल्स, जैसे कि जंपिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, डांसिंग एंड ड्राइविंग, ये सब आ रहा था
स्थूल गतिक कौशल में हमने पहला अभी पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से में एक चीज़ हमें याद रखनी है, वो सारी चीज़ें जो कि हमारे शरीर की एक्टिविटी से रिलेटेड है उन सबको हम डाल देंगे फिजिकल डेवलपमेंट में। उसमें हमारा पहला आया था मोटर डेवलपमेंट, और मोटर डेवलपमेंट में भी पहला और दूसरे आ गए थे ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि गतिक विकास के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये आपको याद रखना है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बहुत ही बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सके हैं। विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ग्रॉस टू फाइन चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले बच्चा सहारे से चलना सीखता है, सहारे से बैठना सीखता है, फिर वो विशिष्ट हो जाता है, वो खुद से चलना सीख जाता है, उसको सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। इसीलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। दूसरा आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि मानसिक और बौद्धिक विकास भी संज्ञानात्मक विकास के। इसको कैसे समझना है, अभी हमारा आया था फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें मैंने आपको ये बताया जो भी हमारी शरीर की एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं हम सबको डाल देंगे आपके फिजिकल डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट है, विकास है। तो ये संज्ञानात्मक विकास है, उसमें हमारी थिंकिंग प्रोसेस, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, उन सबको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डाल देंगे, उन्हीं का पार्ट होंगे वो, जैसे कि मानसिक विकास भी और बौद्धिक विकास भी, ये दोनों ही दिमाग के अंतर्गत आ रही हैं, इसलिए ये सब जाएंगे आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो चिंतन, थिंकिंग, बिल्कुल दिमाग से सोचते हैं। रीजनिंग, आप कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हैं उसको, तो रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग से सॉल्व करते हैं। मेमोरी, कोई भी चीज़ होती है वो हमारे ब्रेन में होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब ब्रेन के द्वारा किया जाता है। डिसीजन मेकिंग, कोई फैसला करना हो, कल्पना करना हो, इमेजिनेशन करना हो। अटेंशन, अवधान करना हो, ठीक है। और परसेप्शन यानी कि अनुभूति, ये सब आपके मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं या संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास के अंतर्गत आते हैं। वो सब जिसमें हमारा ब्रेन यूज हो रहा है। ब्रेन दो तरह का है, लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, लॉजिक रहता है, लॉजिकल जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स इसके अंदर रहती है। भाषा का विकास भी लेफ्ट ब्रेन के द्वारा ही होता है। और जो राइट ब्रेन है उसमें क्या होता है, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता भी बोल सकते हैं। अब आ गया कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ये भी किसी का भाग होना चाहिए, ये भी संज्ञानात्मक विकास। कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो समझना कहाँ से समझ रहे हैं, ब्रेन से समझ रहे हैं ना। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, संप्रत्यात्मक विकास भी आपका संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक सांवेगिक विकास, सामाजिक सांवेगिक विकास भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब आ जाते हैं भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो भाषा का विकास बच्चे की भाषा सीखने के तरीके और उस उम्र के बारे में है जिस उम्र में वे भाषा के विभिन्न घटकों को सीखते हैं, ठीक है। भाषा विकास में आ जाएगा। अब यहाँ पर कुल मिलाकर भाषा विकास वो विकास है जिसमें भाषा सीखी जा रही है एक एज पर। और वैसे तो भाषा सीखने की जो जन्मजात प्रक्रिया होती है, जन्मजात जो है क्वालिटी होती है बच्चे में, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट, सही और गलत की पहचान, सॉरी गलत पढ़ लिया, मोरल डेवलपमेंट। मोरल यानी कि नैतिक डेवलपमेंट क्या होता है, सही और गलत की पहचान होना। किसके अंतर्गत आएगा, सोशल में आएगा। विकास की अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या चरण भी बोल सकते हैं इनको विकास के। पहला आ जाता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा आ जाता है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, और चौथा आ जाता है एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था।
ठीक है। पहला क्या था, इन्फेंसी यानी कि शैशवा अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है, यानी कि गर्भ के बाद से लेकर के 2 वर्ष तक होती है ये, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, पूरे बाल्यावस्था को टॉय एज भी बोलते हैं, खिलौनों की अवस्था भी बोलते हैं, अभी डिटेल में भी आएगा। 2 से 6 वर्ष तक के बालक की होती है ये पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये जो पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था है, ये बाल्यावस्था के ही पार्ट्स हैं। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। अगर कोई पूछे कि बाल्यावस्था, केवल बाल्यावस्था पूछे तो 2 से लेकर के 12 तक आप बता देंगे, लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था पूछा जाए तो 2 से 6 साल तक की होती है, और अगर उत्तर बाल्यावस्था पूछी जाए तो 6 से 12 साल तक की होती है। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था होती है, 12 से 18 साल तक की होती है। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था 0 से 2 साल की होती है। इसमें क्या होता है, भाषा का विकास शुरुआत में, भाषा विकास की जो है शुरुआत हो जाती है इन्फेंसी में ही। बच्चे बात करना, चलना सीखते हैं। सर्वाधिक तेज वृद्धि कौन सी अवस्था में होती है, तो इन्फेंसी में ही होती है, यानी कि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तेज वृद्धि होती है, वृद्धि, ग्रोथ। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल की होती है। टॉय एज यानी कि खिलौनों की आयु है। अर्ली चाइल्डहुड है खिलौनों की आयु, लेटर चाइल्डहुड नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लिखना, ये भी इसी एज में आता है कि आप कौन से हाथ में बच्चा लिखेगा, सीधे हाथ से लिखना सीखेगा या फिर उल्टे हाथ से। विद्यालय से पूर्व की अवस्था है, प्रश्न पूछने की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे क्वेश्चन बहुत करते हैं, प्रश्न बहुत ज़्यादा करते हैं। स्व केंद्रित अवस्था है, ठीक है। प्रतीकात्मक अवस्था है, ये कौन सी अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। और भाषा विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है, संवेदनशील काल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काल है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज़्यादा भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काल कौन सा है, सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 2 से 6 वर्ष में बालक जो है भाषा सीखने का उसका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पीरियड उसका होता है अर्ली चाइल्डहुड में, पूर्व बाल्यावस्था में। जबकि शैशवावस्था में भाषा का जो विकास था वो स्टार्ट हो जा रहा था। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपका लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड तथा ये नोट करके एक डाल लीजिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड तथा लेटर चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था के बीच की एक जो है स्टेज होती है मिडिल चाइल्डहुड, जिसको मध्य बाल्यावस्था कहेंगे, जिसमें 5 से 8 वर्ष तक आ जाएगी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस याद रखना है उत्तर चाइल्डहुड को क्या क्या बोला जा रहा है। ये उपद्रवी अवस्था है, विद्यालय की अवस्था है, विद्यालय जाने लगता है, टोली की अवस्था है, समूह की अवस्था है, दोस्ती वगैरह करते हैं, टोली में रहते हैं बच्चे। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप जो होती है, लंबी चलने वाली ज़िंदगी भर, या फिर मान लीजिए लंबी चलने वाली जो दोस्तियाँ होती हैं वो भी इसी एज में होती हैं, इसी स्टेज में होती हैं। कौन सी एज है ये, कौन सी एज है ये, तो आपको याद रखनी है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष में सबसे ज़्यादा लंबी दोस्तियाँ होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं उनकी बात आपके लिए अलग होती है। और रचनात्मक क्षमता की खोज होती है, यानी कि क्रिएटिविटी की जो खोज करना है बच्चा इसी में शुरू कर देता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है ये, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है रॉज के अनुसार, ठीक है। रॉज के अनुसार ये जो उत्तर बाल्यावस्था है ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बच्चे को लगता है हम बड़े हो गए लेकिन हुए नहीं हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।